दोस्तों आज हम न्यूटन के नियम को पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नियम है और उनमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, इससे पहले हम देख लेते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि होता क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि सदिश राशि, तो सदिश राशि बेसिकली वो होता है जिसमें आपकी दिशा और आपका परिणाम दोनों चीज होता है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका दोनों इंक्लूड होता है, वो आपकी सदिश राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल विस्थापन, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, एक न्यूनतम दूरी होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए। आपका वेग क्या हो गया, विस्थापन की दिशा में जो आपकी जो स्पीड होगी वो ना वेग होगा, वो आपका वेग कहलाता है। त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है, ठीक है। त्वरण अगर देखा जाए वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग की दिशा होगी, वेग का पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो आपके त्वरण का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। बल यानी आप मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा पे मतलब आपका जो भी परिणाम होगा उस दिशा पे आपको मिलेगा, यानी बल की भी एक पर्टिकुलर दिशा होती है। संवेग, आवेग, बल आघूर्ण आदि ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर दिशा भी निर्धारित होता है और उसका परिणाम भी होता है। ओके, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि में बेसिकली क्या होता है कि आपको सिर्फ उसका परिणाम पता होता है, दिशा निर्धारित नहीं होता, इसमें दिशा का कोई मतलब भी नहीं होता बेसिकली अगर देखा जाए तो। जैसे एग्जाम्पल द्रव्यमान, मतलब मान लीजिए किसी कोई वस्तु है उसका अगर मान लीजिए द्रव्यमान दिया गया है 5 kg, ठीक है, तो उसमें दिशा का क्या कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी का कोई वेट है पर्टिकुलर 50 kg, तो उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं हुआ, तो जिसमें दिशा का मतलब नहीं है लेकिन परिणाम का मतलब है वो क्या कहलाते हैं, अदिश राशि, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूरी, अब दूरी को क्यों लिया गया, जैसे मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि आपको सीधा रास्ता ही दिया जाए, हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको कवर कर लिया गया है दूरी, तो दूरी भी क्या होगी आपकी एक अदिश राशि। क्षेत्रफल में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देखा जाता, मतलब आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व, समय में भी आपका डायरेक्शन नहीं देखा जाता। ऊर्जा में भी डायरेक्शन नहीं देखा जाता। कार्य दैट मींस आपका कार्य हो गया, फिर उसके बाद आपकी शक्ति हो गई, विद्युत आवेश हो गया, आपका जो टेम्परेचर है ताप हो गया, एक्सेट्रा। सारी चीजों में क्या देखा जाता है, सिर्फ आपका परिणाम देखा जाता है, ठीक है, या उसकी वैल्यूज देखी जाती है और इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी अदिश राशि कहलाती है। तो आज बेसिकली जो हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो है न्यूटन की गति के नियम से रिलेटेड। अगर न्यूटन का नियम देखा जाए तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इन तीनों नियम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर प्रथम नियम की बात की जाए तो प्रथम नियम 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में अपने न्यूटन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, प्रथम नियम के बारे में, ठीक है। अब प्रथम नियम में क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, दैट मींस अगर वो रखी हुई है, ठीक है, तो वो रखी ही रहेगी जब तक कि उसमें हम कोई एक्स्ट्रा बल ना लगाए। जैसे एग्जांपल कि आपके रूम में एक टेबल रखा हुआ है, उस पे अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाते तो वो टेबल जैसा रखा है वो वैसा ही रखा रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉल है और उसको मैं पर्टिकुलर कोई फोर्स से किसी डायरेक्शन पे मूव कराती हूँ, तो वो तब तक चलते रहेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं। कब तक नहीं रुकेगा, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल ना लगे। तो ये कहलाता है प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। लेकिन अगर पूछा जाए तो बॉल का होता ये है कि जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो थोड़ी दूरी के बाद जाने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। अब तो प्रथम नियम फेल हो गया, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होते रहता है। घर्षण बेसिकली अगर देखा जाए तो घर्षण का नियम भी उसमें अप्लाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रुक जाता है। प्रथम नियम जड़त्व नियम पे इसमें अधीन है, इसमें मतलब जड़त्व नियम भी आपका आता है। दूसरा, बल की परिभाषा भी हमें इसी से प्रथम नियम से मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखे जाए कि प्रथम नियम कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते चलाते क्या होता है, अचानक से आप ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारते समय क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो कहाँ जाती है, एकदम आगे की ओर,
आगे की ओर फेंका जाती है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लोअर पार्ट्स, एक अपर पार्ट्स, ठीक है। जो आपके पैर के नीचे का पूरा हिस्सा होता है वो बेसिकली क्या होता है, विराम अवस्था में बना रहता है, और आपके ऊपर की जो बॉडी होती है वो भी अभी फिलहाल विराम अवस्था में बनी है। और जैसे ही गाड़ी गति करती है मान लीजिए, और इस वजह से क्या होती है, आपकी पूरी बॉडी क्या हो रही है, सिर्फ अगर नीचे वाली बॉडी देखा जाए तो वो विराम अवस्था में, लेकिन ऊपर वाली बॉडी गाड़ी के साथ मूव कर रही है, दैट मींस वो क्या हो जाएगी, गति अवस्था में। अचानक से जब ब्रेक लगता है तो आपकी ऊपर वाली बॉडी जो ये होती है कि वो चाहती है कि मैं गति अवस्था में ही बने रहूं, मतलब मूव कंडीशन में ही बने रहूं, लेकिन होता क्या है, देखिए उसमें क्या है, बाह्य बल यानी ब्रेक लगा, बाह्य बल जब लगा तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आगे की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो हर एक वस्तु ये चाहती है कि मैं जिस अवस्था में हूं उसी अवस्था में बने रहूं, ये क्या कहलाता है, प्रथम नियम। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कार का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं कार, ठीक है, अभी आप बैठे हुए कार स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अचानक से कार स्टार्ट कर दी तो क्या होता है, हम पीछे की ओर फेंका जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे आपकी बॉडी भी विराम अवस्था में, गाड़ी भी विराम अवस्था में, आप भी विराम अवस्था में, अचानक से आपने क्या किया, उसमें बाह्य बल लगाया, ठीक है, यानी गाड़ी स्टार्ट की, तो बॉडी क्या जाएगी, मैं विराम अवस्था में ही बने। उससे पहले, अब जिससे पहले मैंने ब्रेक वाला बताया था उसमें वो गति अवस्था में बना था, ठीक है, और अभी ये विराम अवस्था में बना हुआ है। तो विराम अवस्था में जब बना तो मैं अचानक से जब हमने क्या किया, गाड़ी को स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी चाहेगी कि मैं विराम अवस्था में ही बने रहूं, इसकी वजह से क्या होता है, जब बाह्य बल लगता है तो वो पीछे की ओर फेंका जाता है, ठीक है। और इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-3। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए अब एक बंदूक की गोली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या कोई भी आपका जो टारगेट है वहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो टारगेट पे लगाने की वजह से क्या होता है कि बंदूक की जो गोली होती है उस पर्टिकुलर, या मान लीजिए लकड़ी है ना, उस पे आप निशाना लगाए तो बंदूक की जो गोली होती है वो लकड़ी के अंदर चली जाती है। अब इसका रीजन क्या है, इसका भी रीजन प्रथम नियम ही है। क्या होता है कि जब बंदूक की जो गोली है उसे जब दागा जाता है तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, गति होती है, ठीक है। अब जब वो किसी लकड़ी से टकराता है तो स्टार्टिंग में क्या करता है कि वो अपनी गति की अवस्था में बना रहना चाहता है, इस वजह से क्या होता है, वो लकड़ी के अंदर चले जाता है, लेकिन बाहर बल लगने की वजह से, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, लकड़ी जो हो रही है उस पर फोर्स लगा रही है ना, बाहर बल लगाने की वजह से वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो जैसे एग्जाम्पल कि जैसे एग्जाम्पल घरों पे हम देखते हैं कि जितने भी चद्दर होते हैं या फिर बोला जाए गद्दा होते हैं, उनके क्या करते हैं, जब उनमें बहुत सारी धूल की कण आ जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, हम रख के लकड़ी से मारते हैं तो सारे के धूल कण बाहर निकल जाता है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है, सेम रीजन जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है, क्या था कि अभी गद्दे में जो धूल के कण है, ये कपड़ों में जो धूल के कण है वो विराम अवस्था में है कपड़ों के साथ, लेकिन जब हम उसे झटकते हैं या फिर किसी लकड़ी से मारते हैं तो क्या होता है, उसमें गति आ जाती है, यानी आपने बाह्य बल लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो इसकी वजह से जो कण है, ठीक है, जो अणु है, वो क्या चाहेंगे कि हम विराम अवस्था में ही बने रहें, लेकिन बाह्य बल लगने की वजह से क्या होता है, वो बाहर फेंका जाते हैं। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से प्रथम नियम समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण पर आरोपित बल के समानुपाती तथा त्वरण की दिशा में बल की दिशा में होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी से बल के द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम से हम फोर्स का जो फॉर्मूला है m×a वो निकालते हैं। अब ये कैसा होता है, देखिए, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, त्वरण कब उत्पन्न होता है, त्वरण की अगर परिभाषा देखी जाए तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई वस्तु अभी फिलहाल रखी हुई है, विराम अवस्था में है, तो उसमें कोई वेग उत्पन्न नहीं है, मतलब उसका वेग 0 है।
अब अगर हम उसमें बाहर बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉल रखी हुई है फिलहाल, अभी वो जमीन में रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, दैट मीन्स उसकी विराम अवस्था में है, उसका वेग 0 है। अब पर्टिकुलर कोई बंदा आके या कोई बच्चा आके उस बॉल को एक किक करता है, तो बॉल क्या होगी, पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में जाएगी और उसका वेग में परिवर्तन हो की दर मतलब समय से रिलेटेड है। यानी अगर एक बॉल है, मान लीजिए उसको आपने किक किया तो वो क्या हो गया, मूव करती है आगे, यानी हर एक टाइम के बाद उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर, दैट मीन्स अगर t 0 पे, यानी जब समय हम लेंगे t 0 पे वो विराम अवस्था में था और वेग में परिवर्तन की दर हुई t1 पे, वो यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये कहलाता है त्वरण। तो वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न होता है, यानी बॉल को हमने जब किक मारा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, पे आरोपित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती, आरोपित बल मान लीजिए F है, उसके समानुपाती होता है, यानी F is directly proportional to A। और त्वरण की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है, यानी देखिए जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में त्वरण होती है। ठीक है, अब उसके बाद एक और होता है कि F समानुपाती होते हैं उसकी द्रव्यमान से। जब दोनों को लिया जाता है तो F is equals to ma होता है, F is directly proportional to ma होता है। अब प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K होता है जिसे हम हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला एक जनरेट होता है फोर्स का, बल का, F is equals to मास इनटू आपका एक्सेलरेशन। ओके, तो F is equals to ma, जहां m द्रव्यमान है और a त्वरण है। अब इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से मान लीजिए अगर आपने क्रिकेट खेला है तो क्या होता है, कैच करते समय हम बेसिकली क्या करते हैं, जब बॉल कैच करना होता है तो डायरेक्टली हाथ आगे नहीं बढ़ाते, ये कोशिश करते हैं कि हाथ पीछे करें। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉल में जो त्वरण उत्पन्न होती है वो डायरेक्टली हमारे हाथों में पहुंचती, तो उसपे क्या हो, कम बल अप्लाई हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे पीछे खींच लेते हैं। ओके, तो पीछे खींच लेते हैं। दूसरे, कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, गाड़ियों में स्प्रिंग एवं शॉक कब्स जो लगे होते हैं, किससे लगे होते हैं, स्प्रिंग वाले कब्स लगे होते हैं जो टायर के पास लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं, ताकि आपको झटके कम लगे। ओके, इसके दूसरे एग्जांपल है, मान लीजिए कोई कील है, आपको उसके अंदर क्या करना है, किसी दीवार के अंदर कील को लगानी है, तो हम क्या करते हैं, हथौड़ी का यूज करते हैं, यानी उसमें बल का यूज करते हैं। तो बल का यूज करते हैं क्योंकि उसमें हथौड़ी का एक पर्टिकुलर द्रव्यमान होता है और उसकी पर्टिकुलर दिशा होती है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो ये एग्जाम्पल्स हुए द्वितीय नियम की, न्यूटन की द्वितीय नियम से रिलेटेड। अब हम देखते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। बेसिकली तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि इसमें जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल्स के तौर पे दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को चाटा मारता है तो ऑब्वियसली से वो भी गुस्सा होकर उसको चाटा मारेगा। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, बट इसका पूरा फैक्ट वो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक दीवार है, दीवार पे आप क्या कर रहे हैं, किसी बॉल को फेंक रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स या बल के साथ किसी बॉल को दीवार पे आप फेंक रहे हैं, तो बॉल क्या होती है, वापस आ जाती है। ठीक है, आपने देखिए, आपने डायरेक्शन मान लीजिए ये दीवार है, वॉल है, वॉल पे मैं बॉल इस दिशा में फेंकती हूँ तो उसके विपरीत दिशा में, मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसकी विपरीत दिशा में मिलेगा, बॉल आपके साइड आएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक क्रिया के बराबर जितना आपने बल लगाया है सेम उसी बल से वो आपके पास आएगा, लेकिन परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी आपने जिस डायरेक्शन पे अप्लाई किया उसके दूसरे डायरेक्शन पे आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज जो तृतीय नियम होता है उसका दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको क्रिया कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली इसकी प्रतिक्रिया मिल रही है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए बंदूक की गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगता है। आप एक बंदूक की गोली, जैसे मान लीजिए आप फायरिंग कर रहे हैं तो बंदूक की, जैसे मान लीजिए ये बंदूक है और इसमें एक गोली है, तो गोली जब इस डायरेक्शन पे जाएगी तो उसके अपोजिट दिशा में भी एक बल अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो आपकी गोली है वो विरामावस्था में आपने उसे बल अप्लाई किया, कहाँ के लिए, आगे जाने के लिए।
तो दूसरा बल यानी उसकी प्रतिक्रिया बल दूसरी दिशा में उत्पन्न होगी। इस वजह से क्या होता है, जो बंदूक रखते हैं तो पीछे की ओर झटका मारता है। दूसरा रॉकेट का आगे बढ़ना। अब रॉकेट का आगे बढ़ना इससे कैसे होता है, मान लीजिए जो आपने देखा होगा कि रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो नीचे क्या होता है, बहुत सारी आग निकलती है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसके अंदर जो भी ज्वलनशील पदार्थ या फिर गैस डाला जाता है वो जब जलता है तो काफी ज्यादा फोर्स नीचे अप्लाई करता है, ठीक है। तो अब उसकी प्रतिक्रिया बल किस दिशा में लगेगी, ऊपर की ओर, इसलिए रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि नाव पर, ये तो हम सभी ने किया होगा कि जब नाव से हम जमीन पर कूदते हैं या फिर नाव से पानी पे कूदते हैं तो नाव का विपरीत दिशा में या फिर पीछे हट जाता है। जैसे नाव में हम बैठे हैं और पानी में किसी में छलांग लगाते हैं तो नाव की जो दिशा होती है पीछे से हो जाती है, या फिर नाव से आप डायरेक्टली जमीन में कूदते हैं तो नाव पीछे या इधर उधर हो जाती है। वो क्यों होती है, आपने जिस डायरेक्शन पे मतलब आपने क्रिया की तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये हुए आपके न्यूटन के तीनों नियम जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।